फ्रेंड्स, आज फिर से आपका एपी एजुकेटर में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2015 का पेपर है। दोस्तों, यह पेपर 22 फरवरी 2015 को हुआ था। दोस्तों, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पोर्शन है। 30 क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो इसलिए 2-3 दिन तक नहीं बनाया क्योंकि निराश हो गया था कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे, तो माइंड थोड़ा सा अपसेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, फिर माइंड में आया कि नहीं, कंटिन्यूटी रहना चाहिए, लगातार वीडियो बनानी चाहिए, भले ही लोग सपोर्ट करें या न करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों, संवेगात्मक विकास काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुका है। पिछली जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर सॉल्व कराए थे उसमें भी क्वेश्चंस पूछा है, तो आप देख सकते हैं संवेगात्मक विकास का आप टॉपिक भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो आपका ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो फ्रेंड्स, आप लोग आंसर अपने से भी चेक किया करिए ताकि आप लोग को मतलब ये आभास हो कि आपको आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा क्योंकि मैं बताने के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सही होगा ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दोस्तों, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिसमें बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूहों, दोस्त, खेलकूद के साथी होते हैं, जिससे वह एक साथ मिलजुल करके अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, खुले अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन बी, परियोजना। ऑप्शन सी, अवलोकन। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका सही होगा डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। दोस्तों, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन कार्य होता है। तो दोस्तों, अगर बच्चा रचनात्मक कार्य कर रहा है तो उसका आकलन करना और उसके बाद उसको मुक्त अंत वाला प्रश्न दे करके उससे तुरंत आंसर पूछना, तो इससे उसका आकलन जो होता है वह विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन होता है वह आपका होता है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे पर आधारित होता है। लेकिन बच्चे के साथ साथ आपका अध्यापक पर भी आधारित होता है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा जो है अध्यापक के अंडर में ही स्टडी करता है, तो इसलिए अध्यापक को इतना सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि बच्चे के हर भाव को वह समझे। तो इसलिए क्वेश्चंस पूछा है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपका ये है, पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। ऑप्शन बी, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। यानी कि 1-to-1 इंटरेक्शन अगर कर रही है अध्यापिका तो समझ लीजिए वो सबसे बेस्ट अध्यापिका होती है, या शिक्षक हो, कोई भी शिक्षक हो, अगर एक एक बच्चे पर ध्यान दे रहा है तो वह सबसे ज़्यादा बेस्ट अध्यापक होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं है, पूछ दिया है, यानी निगेटिव क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप पेडागोजी से अंक स्कोर कर सकते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन ए है बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना, ऑप्शन बी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऑप्शन सी बच्चे को स्वीकार करना, ऑप्शन डी अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। दोस्तों क्वेश्चंस पूछा है नहीं है, तो यही जो है कि बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना, ये भी सही है आपका, बच्चे को स्वीकार करना, ये भी सही है, अध्यापक का सकारात्मक रुख यानी कि अध्यापक हमेशा पॉजिटिव हो, ये भी सही है। लेकिन जो आपका बी है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यानी कि अध्यापक अपने मन मुताबिक बच्चों से कार्य नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसको बच्चे को पढ़ाना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन बी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन डी लड़कियों को घर के सहायता करनी चाहिए। फ्रेंड्स पूछा है ऑप्शन की कौन सा सही है, तो फ्रेंड्स इसमें से जाहिर सी बात है 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो वही चेक करना है कि कौन सही है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। फ्रेंड्स सबसे पॉजिटिव आंसर है, इसलिए आपका सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए अधिगम में असुविधा के, ऑप्शन बी अधिगम में आसक्तता के, ऑप्शन सी अधिगम में कठिनाई के, ऑप्शन डी अधिगम में समस्या के। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, अधिगम में आसक्तता के। दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो यह प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती रहती है। आसक्तता का मतलब ये होता है कि आसक्तता क्या होती है, ये आप अगर जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कमी, जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण के कारण गलतियां होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आसक्तता कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी, अधिगम में आसक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, ऑप्शन बी शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, ऑप्शन सी शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। फ्रेंड्स शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक के सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक अगर सक्रिय सहभागिता अपना नहीं दिखाएगा तो शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है। ऑप्शन ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन बी उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, ऑप्शन सी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। ये तीनों का जो संयोजन है ये प्रतिभाशाली दृष्टिकोण से सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीएफ से क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं इसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें कि सारे के सारे एनसीएफ के ही क्वेश्चंस होंगे। तो आपका क्वेश्चन है 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन डी, एक कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती हैं जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। यानी कि उनके जो भी गलतियां हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको अवगत अध्यापक कर लेता है, जान जाता है, तो उसके अनुसार वह उसकी सहायता करता है। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुकूलन चिंतन। ऑप्शन बी, स्मृति आधारित चिंतन। ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी, अभिसारी चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, अपसारी चिंतन। फ्रेंड्स यह चिंतन अपसारी चिंतन है। इसमें जो आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन होता है यह एक अपसारी चिंतन है। इसमें व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं तथा उसमें अपनी तरफ से एक तथ्य जोड़ करके निष्कर्ष निकालना होता है। यानी कि कुछ तथ्य दे दिया जाता है बच्चे को, फिर बच्चा उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करके उसको प्रदर्शित करता है, तो इसे कहते हैं अपसारी चिंतन। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थी के समूह बनाना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। दोस्तों अब मैंने बताया था पहले ही कि होता है कि हमारा जो एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन, वह चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो यानी कि शिक्षार्थियों के आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे को समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें पढ़ाना, न कि अपने नियम थोपना या फिर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करना। तो ये सही नहीं होगा, इसलिए आपको ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के लिए आधार का पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। ऑप्शन सी, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। ऑप्शन डी, प्रकरण का प्रस्तुतिकरण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के लिए आधार पर पुनरावृत्ति। फ्रेंड्स इसका अर्थ ये है कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा, वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना, इस सब अधिगम को सुगम बनाते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें अगर एक्टिविटी होंगी तो अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। विषय वस्तु को बस याद करना ही अधिगम को सुलभ नहीं बनाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के लिए आधार पर पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी, उनके अंकों में सुधार करना।
ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है। यानी कि दोस्तों बच्चों को आपको उनको उनकी स्वयं की अवधारणा को प्रेरित करना है, जागृत करना है, ताकि वह अपने आप सुसुप्त न हो जाए, यानी कि वह आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट न करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन ए भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन बी अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी साथी एवं माता पिता, ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, माता पिता एवं भाई बहन। दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। यानी कि जो माता पिता एवं भाई बहन हैं ये आपके उनके जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान ही इनसे ही सारे ज्ञान उनको मिलते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ऑप्शन बी प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, ऑप्शन डी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। फ्रेंड्स विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए, सांस्कृतिक कार्य के प्रति उन्हें प्रेरित करना चाहिए और सक्रिय भागीदारिता निभानी चाहिए, यानी कि उनको सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, 9 से 12 वर्ष। दोस्तों शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, इस अवस्था में शारीरिक गति की जो विकास है वह धीमा हो जाता है और इस अवस्था में दृढ़ता की ओर अग्रसर होते हैं बच्चे, यानी कि उनको दृढ़ता मिलती है, जिससे कि इस काल को परिपाक काल भी कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आर्यभट्ट तक देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यभट्ट और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत तथा असतत अधिगम, ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जन्मजात सहज गुणों और उनकी परवरिश जो भी है पालन पोषण व्यवहार के लक्षणों पर तर्क वितर्क करना जो है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका ऑप्शन सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ऑप्शन ए पार्श्वकरण, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी सहारा देना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, सहारा देना। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य यह है कि यदि बालक कोई भी प्रश्न किसी भी सहायता से करता है, हल करता है, तो उसे सहारा देना कहा जाएगा। यानी कि कोई किसी का भी अगर किसी भी कार्य को करने में मार्गदर्शन मिलता है तो उसे सहारा देना कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, ऑप्शन बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर आपका है सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। फ्रेंड्स जो सभापति है यह एक पुल्लिंग शब्द है और जो उसके स्थान पर जो वह सभाध्यक्ष लिख रही है वह एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का समावेश है एक ही में, यानी कि वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है जिससे कि लिंग का भी पहचान नहीं हो रहा है और वह दोनों लोगों को संबोधित कर दे रही है एक साथ, इसलिए आपका ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन सी जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं, यानी कि जो छात्र होता है उसके जो बालक होता है उसके सभी विकासों को, सभी पक्षों को एक साथ रख करके मूल्यांकन किया जाता है कि वह हर क्षेत्र में ठीक है कि नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए स्तर 3, ऑप्शन बी स्तर 4, ऑप्शन सी स्तर 1, ऑप्शन डी स्तर 2। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी स्तर 1। तो फ्रेंड्स इसको जान लेते हैं। प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है, अच्छा बुरा सही गलत दंड पुरस्कार नियमों के आधार पर जो भी सिद्धांत उन्होंने दिया था वो स्तर 1 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक कारण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, ऑप्शन बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऑप्शन सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ऑप्शन सी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल यही है कि बालक स्वतंत्र पूर्वक सामाजिक कौशलों को सीख सके, यानी कि जो यह मॉडल है प्रगतिशील मॉडल, इसमें बालक स्वतंत्र रूप से सारे कौशलों को एक साथ सीख सके, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। 23 क्वेश्चन मिस हो गया है, तो चलिए चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी साम्य धारण, ऑप्शन सी आत्मसातकरण, ऑप्शन डी संगठन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में आपका नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण के कहते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन बी बुद्धि के सिद्धांत से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम से, ऑप्शन डी पर्यावरण से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए व्यक्तिगत भिन्नता। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि संदर्भ में भिन्न हो तो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा,
ऑप्शन डी अपवर्जन शिक्षा। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समावेशी शिक्षा से है, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका ए समावेशी शिक्षा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए संवेगात्मक विकास से। संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उचित मार्गदर्शन देना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर बालक है उसका संवेगात्मक विकास करके विकास का अध्ययन करके आप उसको उचित उपचार दे सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट है आपका 28। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता से कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिस्फ्लेक्सिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए डिस्ग्राफिया। दोस्तों इसमें विकृत लिखावट होती है डिस्ग्राफिया में, तो इसलिए आपका आंसर सही होगा ए। जबकि जो आपका डिसफ्लेक्सिया है इसमें समन्वय विकार होता है, और जो डिसकैलकुलिया है इसमें गणना विकार होता है, गणितीय दोष, और आपका जो डी है डिसलेक्सिया इसमें आपका पठन विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी सामाजिक अनुभव। दोस्तों पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन भी है। इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन ए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ऑप्शन बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, ऑप्शन डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो फ्रेंड्स जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है जो बुद्धि का, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। पहला है संदर्भात्मक उप सिद्धांत, सेकेंड अनुभवजन्य उप सिद्धांत, थर्ड है घटक या सिद्धांत। तीनों का जो तात्पर्य है वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। फ्रेंड्स ये सारी वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।